हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश बुक का जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे जितना भी हमने सब्सिडरी बुक्स की इंट्रोडक्शन सीखी थी और साथ ही में कैश बुक का जो पूरा टॉपिक है वो हम रिवाइज करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक से, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि सब्सिडरी बुक्स में हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो सब्सिडरी बुक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वाउचर्स को बेस लेकर। तो अब सब्सिडरी बुक्स होती क्या है? दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम इन सब्सिडरी बुक्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम वाउचर से उठा के, मतलब जो एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, तो वाउचर को बेस लेकर सबसे पहले यहीं पर जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड होगी। जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो जर्नल का ही काम करती होती हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां पर एक अकाउंट बार बार रिपीट होता है। जैसे कि इन केस ऑफ परचेजेस, सेल्स और कैश वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इनमें बार बार परचेज होती है, बार बार सेल होती है, कैश की ट्रांजैक्शंस बार बार होती है। तो बार बार उस अकाउंट का नाम लिखने से अच्छा क्या है कि हम लोग क्या करें, हम वेरियस सब्सिडरी बुक्स बना लें जहाँ पे हम करेंगे क्या, रिकॉर्डिंग ही करेंगे हम इन ट्रांजैक्शंस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो एक ही जर्नल ना बनाकर, ताकि वो जर्नल बल्कि ना हो जाए और ओवरबर्डन ना हो जाए इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि परचेजेस में बार बार परचेजेस को डेबिट करना और सेल्स के केस में बार बार सेल्स को क्रेडिट करना, और ऐसे ही कैश के केस में बार बार कैश को डेबिट या क्रेडिट करना, तो अननेसेसरी एंट्रीज हम लोग पास कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो जर्नल है उसको हम डिवाइड कर लेते होते हैं इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद हमने देखा था कि इन सब्सिडरी बुक्स को हम लोग डे बुक्स भी बोलते हैं, सब्सिडरी जर्नल्स भी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस जर्नल या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते होते हैं। तो ये अलग अलग नाम है इन सब्सिडरी बुक्स के। तो अब नीड क्या थी ये सब्सिडरी बुक्स बनाने की? हमें सबसे पहले नीड ये थी कि जो जर्नल हमारा था वो बल्कि हो जाता था जब हम ये वाली ट्रांजैक्शंस को बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, बार बार परचेज, बार बार से, तो इसको अननेसेसरीली हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स भी वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए नीड आई इनकी इन सब्सिडरी बुक्स की, सो दैट जर्नल डज नॉट बिकम बल्कि, और साथ ही में क्या, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, हमारा टाइम भी बचता है और हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं, क्योंकि बार बार वो जर्नल एंट्रीज नहीं हमें पास करनी पड़ती। एक और तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग ये वाली जो बुक्स होती हैं इनमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही में एक और नीड थी इसके कि उससे क्या होता है, ईज इन रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। ये जो ट्रांजैक्शंस है बहुत ज़्यादा आसानी से रिकॉर्ड हो जाती हैं, कोई लेमैन भी ये ट्रांजैक्शंस को आराम से रिकॉर्ड कर सकता है इन सब्सिडरी बुक्स में, और साथ ही में पोस्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम ये सब्सिडरी बुक्स बनाते होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स क्या होते हैं इन सब्सिडरी बुक्स के। तो हमने देखा था मेन काम ही क्या होता है जो बार बार बिजनेस में होता है, वो होता है परचेज, सेल, कैश से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस, और साथ ही में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अब क्योंकि यही मेन चीज़ें होती हैं बिजनेस में, जो हर बिजनेस में होंगी ही होंगी, तो मेन सब्सिडरी बुक्स हमारे पास होती हैं कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, और सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक। तो अब पहली बुक की बात करें तो पहली बुक हमारे पास है कैश बुक। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, मेन चीज़ ही ये है इन सब्सिडरी बुक्स को बनाते वक्त जो हम लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि इन बुक्स में हम रिकॉर्ड कर ही क्या सकते हैं। जब ये चीज़ हमें पता होती है कि इसमें रिकॉर्ड ही क्या करना है, तो कोई गलती होने के चांस हमारे नहीं रहते होते। सबसे पहली चीज़, कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते होते हैं कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब जहाँ कैश इन्वॉल्व हो गया, वेदर रिसिप्ट वेदर पेमेंट, क्योंकि कैश से हो ही क्या सकता है, या तो रिसिप्ट होगी, कैश हमारे पास आएगा, या फिर क्या होगी, पेमेंट होगी, कैश हमारे पास से जाएगा। तो अब कैश से रिलेटेड कुछ भी हो गया तो कहाँ आना है, वो आएगा कैश बुक में। और हम लोगों ने देखा था कैश बुक के टाइप भी होता है, तो जो बैंक से रिलेटेड होता है, इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, तो कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, इस कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद हमने देखा था परचेजेस बुक होती है। परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते होते हैं ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस परचेज बुक को बनाते वक्त जो हमने ध्यान में रखने हैं। पहली चीज़ क्या है, सिर्फ क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, मतलब
उधार पे ही वो परचेज होनी चाहिए। अगर कैश में परचेज करो, ऑलरेडी कहाँ आ गया, ऑलरेडी वो कैश बुक में आ चुका है, आपने उसको यहाँ परचेजेस बुक में नहीं रिकॉर्ड करना, चाहे आपने गुड्स ही क्यों नहीं परचेज किए। अगर कैश में परचेज कर लिए तो वो ऑलरेडी कैश बुक में आ चुका है। तो पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, परचेज बुक, अभी परचेज बुक हमने करनी है बट हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि परचेज बुक में रिकॉर्ड ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ उधार परचेजेस। और अब दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो उधार परचेज भी किसकी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। गुड्स क्या होते हैं, वो आइटम्स जिसमें हमारा बिजनेस डील करता होता है। तो जिसमें हम डील करते हैं, जब उसको बेचेंगे, जब गुड्स को बेचेंगे उधार पर, सिर्फ तब वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा इस परचेज बुक में। तो दो चीज़ें जो परचेज बुक में ध्यान रखनी है, पहला सिर्फ उधार परचेज होनी चाहिए, दूसरा वो उधार परचेज होनी किसकी चाहिए, सिर्फ गुड्स की होनी चाहिए। अगर किसी और चीज़ की उधार परचेज कर रहे हो वो यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड हो सकती। उसके बाद हमारे पास है सेल्स बुक, ये भी बिल्कुल परचेज बुक की तरह। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। पहली चीज़ उधार पे होनी चाहिए वो सेल, और दूसरी चीज़ सिर्फ गुड्स की सेल होनी चाहिए और किसी चीज़ की सेल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि ये गुड्स जो हमारे पास आए थे ये इन हुए थे, अब हमने इनको वापस कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड, तो इसलिए इस बुक का नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। और परचेज रिटर्न में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो वाली ट्रांजैक्शन जहाँ पर हमने पहले उधार पर सामान खरीदा था लेकिन अब वो सामान हमने वापस कर दिया, उन गुड्स को हमने वापस कर दिया, तो वो क्या, परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद हमारे पास है सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक। अब इसका नाम रिटर्न इनवर्ड क्यों है, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ और ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सेल जब हम करते हैं तब हम गुड्स आउट करते हैं, अब वो आउट किए हुए गुड वापस आ रहे हैं हमारे पास, वो फिर से इन हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पर पहले हमने कस्टमर को उधार पर सामान बेचा था बट अब उस कस्टमर ने हमें वो सामान वापस कर दिया। तो ये होते हैं 5 ब्रॉड हेड्स जो हमने सीखने हैं इस सब्सिडरी बुक्स वाले टॉपिक में। तो उसके बाद अब जो इनमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी वो सारी तो इन सब्सिडरी बुक्स में आएंगी, बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस रह गई या कुछ ट्रांजैक्शन का पार्ट रह गया तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जर्नल प्रॉपर में। तो ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर क्या है, वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जर्नल है जैसे हम बनाते होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट इन रुपीज़ और क्रेडिट इन रुपीज़। प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, डेट भी लिखेंगे ट्रांजैक्शन की, जर्नल एंट्री पास करेंगे और नरेशन भी हम लोग लिखा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस हमने कहाँ रिकॉर्ड करनी है, जर्नल प्रॉपर में हमने उनको रिकॉर्ड करना है, जो कि एक नॉर्मल जर्नल ही होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया टॉपिक कैश बुक का। कैश बुक में हमने देखा कि हम कैश से रिलेटेड रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा फर्स्ट टाइप जो हमारे सिलेबस में है विच इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है, इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शंस ओनली, सिर्फ कैश जिसमें इन्वॉल्व है, जो कैश इन हैंड हमारे पास पड़ा होता है, वेदर रिसिप्ट्स वेदर पेमेंट्स, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगी, इस सिंगल कॉलम कैश बुक में वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाया करेंगी। फिर हमने देखा था कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मेट होता है बहुत ही ज़्यादा आसान, क्योंकि जैसे हमने लेजर अकाउंट बनाया होता है वैसे ही हमने इस सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाना होता है। तो इसका जो फॉर्मेट रहता है, 2 साइड जैसे एक लेजर अकाउंट की होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड हमेशा और राइट साइड क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट और डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट। तो इन केस ऑफ नॉर्मल लेजर अकाउंट ये वाउचर नंबर वाला कॉलम नहीं आता। क्यों नहीं आता होता, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड थोड़ी ना कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, उसमें हम करते हैं पोस्टिंग जर्नल को बेस लेके। अब यहाँ पर वाउचर को बेस लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉलम दोनों साइड्स पर आ जाता है जो कि होता है वाउचर नंबर का, बिकॉज उसी को हम बेस लेकर यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो अब हमें अच्छे से पता है कैश बुक क्या है, ये कैश अकाउंट का ही पर्पस सॉल्व करती होती है। तो अब कैश को हम डेबिट कब करते हैं, कैश को हम डेबिट तब करते हैं जब कैश हमारे पास आएगा, कैश रिसिप्ट होगी हमारे पास, तो यहाँ पे जितनी भी रिसिप्ट होगी वो सारी इधर आ जाया करेंगी और हमने लिखना क्या होता है, डेबिट साइड पे हम हमेशा 2 लिखते होते हैं, तो 2 करके सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होंगी विच विल बी कैश रिसिप्ट्स। और दूसरी तरफ जब भी कैश की पेमेंट्स हुआ करेंगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि जब कैश हमारा कम हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते होता है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो जब भी पेमेंट होगी कैश की वो बाय कर कर कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पर आया करेगी। उसके बाद हम इस कैश बुक की नॉर्मल जैसे हम टोटलिंग करते होते हैं और फिर बैलेंस निकालते हैं, वही हमने इस कैश बुक में भी करना होता है, ताकि हमें पता चले कि एक पीरियड के बाद हमारे पास
कितना कैश में क्लोजिंग बैलेंस जो है वो पड़ा है। उसके बाद हमने देखा था कि कैश बुक इज अ सब्सिडरी एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। अब सब्सिडरी बुक इसको क्यों बोलते हैं? सब्सिडरी बुक जर्नल का काम कर रही है क्योंकि उसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते होते हैं। तो अब क्योंकि इन सब्सिडरी बुक्स में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सब्सिडरी बुक्स तो है ही क्योंकि हम सीधा वाउचर को बेस लेकर इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस, पर साथ में ये क्या है, ये प्रिंसिपल बुक भी है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है, कैश वाली जितनी भी चीज़ थी उसकी पोस्टिंग अपने आप हो रही है। एक नॉर्मल कैश अकाउंट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रहा है, चाहे कर हम इसमें रिकॉर्डिंग ही रहे हैं लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वो ट्रांजैक्शंस पोस्ट भी हो ही जा रही हैं। कैश से रिलेटेड कैश अकाउंट प्रॉपर यहाँ पे बन रहा है। तो दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ अ नॉर्मल सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। तो इसको सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते होते हैं कैश बुक को। उसके बाद हमने देखा था सेपरेट कैश अकाउंट इज नॉट ओपनड इन लेजर। अगर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, हमें अलग से कोई कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है लेजर में, क्योंकि ये इन इटसेल्फ क्या है, ये इन इटसेल्फ ही कैश अकाउंट का पर्पस सर्व कर रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं जो एक लेजर अकाउंट से हमें पता चलती है, किस किस कारण ये कैश बढ़ा, किस किस कारण ये कैश कम हुआ, साथ ही में एक पर्टिकुलर डेट पे इसका बैलेंस क्या है। तो साथ ही में ये क्या है, हमें बनाना नहीं पड़ेगा क्या, कैश अकाउंट लेजर में। उसके बाद हमने देखा था जब हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा तो वो आगे के पीरियड का भी हो सकता है, तो तब क्या होगा, हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा होगा कैश का। तो कैश का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने डेबिट साइड पे लिखना है बिकॉज कैश विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जीरो कैश हो हमारे पास और कोई बैलेंस ना हो, बट हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा कैश का बिकॉज रिसिप्ट्स ऑलवेज एक्सीड पेमेंट्स। तो इस कारण से हमेशा कैश का डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस हम लोग देंगे डेबिट साइड और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। तो अब जो कैश अकाउंट होता है, इट इज़ अ सेपरेट अकाउंट इन लेजर। लेजर में जाके हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कैश बुक क्या है, इट इज़ अ बुक विच इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। वो कोई अकाउंट नहीं है, लेजर में नहीं उसको हमने ओपन किया, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जर्नल के जैसा ही ये जो होता है, ये कैश बुक होती है जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब सेकंड जो डिफरेंस है बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक वो ये है कि जो कैश अकाउंट होता है, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम लेजर। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम पोस्टिंग करते होते हैं, किसको बेस लेके, जर्नल को बेस लेके यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। बट इन केस ऑफ कैश बुक हम ये क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले यहीं पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई पोस्टिंग नहीं हो रही यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है और जो लास्ट है वो ये है कि कैश अकाउंट इज ओपनड व्हेन कैश बुक इज नॉट प्रिपेयर्ड। अगर हम कैश बुक नहीं बना रहे तो क्या है, हमें अलग से जब हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ कैश बुक देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश बुक ऑलरेडी कैश अकाउंट का पर्पस सर्व कर रही है। तो ये होते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक का। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स। अब डबल कॉलम में क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कैश की ट्रांजैक्शंस आजकल बहुत कम हो चुकी हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को इस कैश बुक में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग एक और कॉलम ऐड कर देते होते हैं ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का कॉलम था, तो इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक हम क्या करते हैं, यहाँ एक कॉलम का नाम रख देते हैं कैश और साथ ही में एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है बैंक का। और इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। तो इस डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और बैंक की रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों हम लोग रिकॉर्ड करते होते हैं इन डबल कॉलम कैश बुक। तो अब इट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, दोनों कैश से रिलेटेड भी हो चाहे बैंक से रिलेटेड हो, हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको डबल कॉलम कैश बुक में। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम, मैंने बस बता दिया कि एक और एक्स्ट्रा कॉलम दोनों साइड पे बनना है जो कि रहेगा बैंक का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर ओपनिंग बैलेंस हो बैंक का, तो अब कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस दिया होगा, पॉजिटिव बैलेंस दिया होगा, तो हम लोग जाते हैं डेबिट साइड पे और लिख देते होते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट दिस इज नॉट द केस विद बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस हमारा पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। तो अब अगर तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है विच इज ऑल्सो नोन एज डेबिट बैलेंस, तो पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस वो क्या होता है, वो तो नॉर्मल बैलेंस है, वो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाले कॉलम में। लेकिन अगर उसका नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, तो ये तीन वर्ड्स अगर आपको दिखे, इसका मतलब
नॉर्मल बैलेंस नहीं है, वो नेगेटिव बैलेंस है, वो ओवरड्राफ्ट है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसे हम लोग बैंक वाले कॉलम के नीचे लिखा करेंगे। और अब बैंक का नेगेटिव बैलेंस आता कैसे है? वो इसलिए आता होता है क्योंकि हमें कुछ लिमिट्स दी होती हैं, तो वो लिमिट्स को जब हम ओवर यूज़ कर लेते होते हैं उस कारण से क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस आ जाता होता है बैंक का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, किसका? कॉन्ट्रा एंट्रीज का। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ दो अकाउंट्स, पहला कैश, दूसरा बैंक। तो सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती हैं। पहली है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, दूसरी है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो अब इन केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होता है, इसकी जो पूरी रिकॉर्डिंग होती है एज वेल एज पोस्टिंग, वो इस डबल कॉलम कैश बुक में ही पूरी हो जाती है, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट भी पूरा बन रहा है, उसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, और बैंक अकाउंट भी पूरा बन रहा होता है क्योंकि उसकी भी डेबिट और क्रेडिट वाली दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होती हैं। तो इन कॉन्ट्रा एंट्रीज की रिकॉर्डिंग एज वेल एज पोस्टिंग दोनों ही कहाँ पे खत्म हो जाती हैं? इस कैश बुक में खत्म हो जाती हैं। तो दीज एंट्रीज आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्रीज बिकॉज दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एक एस्पेक्ट अगर इधर रिकॉर्ड हुई, दूसरी साइड हमारी रिकॉर्ड हो जाया करती है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट एंट्रीज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड इन कैश बुक ओनली, सारा इफेक्ट कैश बुक में खत्म हो जाता होता है। साथ ही में हमने ध्यान रखना है कि सी हमने ज़रूर लिखना होता है लेजर फोलियो वाले कॉलम में इन केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। तो दोनों साइड पे जहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री आई, यहाँ पे भी सी लिखना है और इधर भी सी लिखना है लेजर फोलियो वाले कॉलम में टू डिनोट कॉन्ट्रा एंट्री। इससे हमें पता चलता होता है कि हमें आगे जाके इस एंट्री से कुछ भी पोस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरी एंट्री इन इटसेल्फ कंप्लीट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सेलिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स मैच्योरिटी टू ऑब्टेन अर्ली पेमेंट। पहले पैसे लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को, किसी भी पर्सन को बेच सकते हैं, चाहे बैंक को चाहे सम थर्ड पर्सन को। क्यों बेचते हैं? क्योंकि हमें मैच्योरिटी से पहले ही वो पैसे चाहिए होते हैं। तो अब कुछ परसेंटेज जो होती है वो थर्ड पर्सन जो होता है, जो कि बैंक हो सकता है, वो काट लेता होता है, विच इज़ नोन एज डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट हमारे लिए तो खर्चा हो जाता है क्योंकि हमें कम पैसे मिलते होते हैं। जो भी अमाउंट लिखी होती है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में, उससे कम पैसे हमें मिलते होते हैं। तो जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारे लिए तो एक्सपेंस या लॉस हो जाता है, और उस पर्सन के लिए जिसको हमने बेचा वो बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके लिए वो इनकम या फिर गेन हो जाता है। तो अब अगर हमने डिस्काउंट करवाया है बिल ऑफ एक्सचेंज, हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या बनती होती है? बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे हमारे पास आए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना लॉस हमें हो गया, और टू बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा जो एसेट था वो पूरा खत्म हो गया। तो अब इसमें कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? डबल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ उतना पार्ट रिकॉर्ड कर पाएंगे, बैंक टू बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो पार्ट होगा वो। जितना डिस्काउंट वाला पार्ट रह जाएगा जर्नल एंट्री, वो हमने अच्छे से देख लिया था कि वो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, वो हमने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड जो पार्ट है वो ही रिकॉर्ड हो सकता होता है। तो ये मतलब होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। हमें अर्ली पेमेंट मिल जाती होती है, बिफोर इट्स मैच्योरिटी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज सेल कर दिया किसी को, और एक लोअर अमाउंट हमने रिसीव कर ली होती है पहले। उसके बाद हमने देखा था एंडोर्समेंट ऑफ चेक। तो अब ये जो चेक होता है इसको हमने डिपॉजिट नहीं करवाया होता बैंक में। हमें पता है जिस दिन हम लोग चेक को डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, उस दिन हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, मतलब कि उस दिन हम लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते होते हैं। बट इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ चेक, हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया होता। हम क्या करते हैं, हम किसी को वो चेक एंडोर्स कर देते होते हैं, ट्रांसफ़र कर देते होते हैं, दे देते होते हैं, जिसको भी हमने पेमेंट करनी हो। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, हम क्या करते हैं, जो हमें किसी से चेक आया था वही हम उसको ट्रांसफ़र कर देते होते हैं। तो इस केस में, इन केस ऑफ एंडोर्समेंट, कोई कैश अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये जो एंडोर्समेंट वाली चीज़ होती है, ट्रांसफ़र ऑफ चेक, वहाँ चेक्स इन हैंड अकाउंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ना कि बैंक अकाउंट। तो इस कारण से ये जो एंडोर्समेंट ऑफ चेक वाली एंट्री होती है वो कैश बुक में हमारी रिकॉर्ड नहीं होती। तो जब भी एंडोर्समेंट आएगा उसके बारे में जो भी लिखा हो उसमें, क्योंकि बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, वो कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में ही हमने उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी होती है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि था पेटी कैश बुक। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम और पेटी कैश बुक ही सिलेबस में है।
तो पेटी कैश बुक क्या करती है, इट रिकॉर्ड स्मॉल पेमेंट्स दैट आर रेपिटेटिव इन नेचर। छोटी छोटी जो पेमेंट्स होती है, तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेमेंट्स, सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड करते होते हैं हम इस पेटी कैश बुक में। अगर कोई रिसिप्ट है, चाहे वो कितनी भी छोटी अमाउंट की है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे विच आर रेपिटेटिव इन नेचर, बार बार वो खर्चे होते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे कि कार्टेज, वेजेस, पोस्टेज एंड कोरियर। तो ये सारे कहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, ये इस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो पेटी कैश बुक बनाने के लिए हमने सीखा था इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है एडवांस। तो अब इस इम्प्रेस सिस्टम में होता क्या है, जो मेन कैशियर होता है वो अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड, जो कि पैसे ही होते हैं, किसको दे देता है, पेटी कैशियर को दे देता होता है। अब पेटी कैशियर जितने भी खर्चे होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड के, जो भी स्मॉल स्मॉल रेपिटेटिव पेमेंट्स होती हैं, जिसको हम पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो सारे पे ऑफ कर लेता है उस पर्टिकुलर पीरियड के साथ में। वो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता होता है इस पेटी कैश बुक में, और उसके लिए उसको एविडेंस भी चाहिए होता है, बी इट एक्सटर्नल वाउचर और बी इट इंटरनल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर वो जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे कि कोई फूड बिल, और इंटरनल वाउचर क्या, जो हमें खुद से जनरेट करना पड़ता है, जहाँ पे हमारे पास एविडेंस इज नॉट अवेलेबल। तो उस केस में ऑथराइजेशन भी चाहिए होती है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी क्लास में कवर कर ली थी। तो ऐसे करके वो रिकॉर्ड कर लेता होता है, और लास्ट में क्या होता है, जब वो पीरियड एंड हो जाता है, कुछ बैलेंस उसके पास बच जाता होता है उस पेटी कैश का, आफ्टर मेकिंग ऑल दोज पेमेंट्स। तो वो पीरियड एंड होने के बाद मेन कैशियर को वो पेटी कैश बुक दे देता होता है एग्जामिन करने के लिए। मेन कैशियर देखता है कि क्या उसने सही एक्सपेंसेस ही रीइंबर्स करे हैं, और जब वो मेन कैशियर सेटिस्फाई हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में वो उसको उतनी ही अमाउंट दे देता होता है जितनी उसने स्पेंड करी होती है, ताकि एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड उसके पास वो टोटल इम्प्रेस्ड वाली अमाउंट आ जाए, क्योंकि कुछ तो उसके पास बैलेंस बचा होता है, और बाकी जितना उसने स्पेंड किया होता है वो मेन कैशियर उसको दे देता है, ताकि उसके पास टोटल इम्प्रेस्ड की अमाउंट वापस से आ जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो इम्प्रेस्ड का सिस्टम हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो उसके बाद हमने देखा था कि फॉर्मेट क्या होता है पेटी कैश बुक का। तो इसमें जो डेबिट और क्रेडिट वाली चीज़ है वो आधा, हाफ वे में ही ख़त्म हो जाती होती है। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड का। जितनी अमाउंट हमने रिसीव करी होती है, कौन सी अमाउंट रिसीव करेंगे, सिर्फ जो पैसे अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड हमें मेन कैशियर देता होता है, सिर्फ वो यहाँ पर आई होती है। या फिर अगर कोई नेक्स्ट पीरियड का क्वेश्चन दिया होता है, तो कुछ बैलेंस जो ऑलरेडी बचा होता है वो यहाँ पर आ सकता होता है। उसके बाद हमारे पास कॉलम होता है कैश बुक फोलियो का, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट्स। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि एक ही पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होता है हमारे पास। तो जब भी हम पैसे रिसीव करते हैं तो हमें टू करके चीज़ें लिखनी होती है, वो भी यहीं लिखनी है। और जब हम पेमेंट्स करते हैं तो हमें बाय करके चीज़ें लिखनी होती है, वो भी हमें इस पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही लिखनी होती है। लेकिन अमाउंट के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। जब कैश आएगा हमारे पास तो ये डेबिट वाली साइड आएगा जहां अमाउंट रिसीव लिखी, और जब भी पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिट वाले कॉलम में आएगी टोटल पेमेंट्स में। साथ ही में हमने ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग पेमेंट्स कर रहे हैं तो अगला सेक्शन होता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स का, जहाँ पर जितने ब्रॉड हेड्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमने क्या बनाए थे, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग वाला और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे हमने हेड्स बनाए थे एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स में। कोई और हेड्स भी हो सकते हैं इसमें, अगर कोई और छोटा खर्चा आपके बिजनेस में होता है विच इज़ ऑफ रेपिटेटिव नेचर। तो अब जब भी कोई पेमेंट होगी वो टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में तो रिकॉर्ड होगी ही होगी, साथ में क्या होगा, इनमें से किसी एक कॉलम में वो और रिकॉर्ड होती है, जो कि होता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि वो किसी एक हेड से रिलेटेड ज़रूर होती है। उसके बाद हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं रिलेटेड टू पेटी कैश बुक। तो पहली चीज़ होती ही क्या है, मेन कैशियर पैसे देता होता है किसको, पेटी कैशियर को, दी अमाउंट ऑफ इम्प्रेस। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेटी कैश को हम डेबिट करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे आ जाते होते हैं, साइमल्टेनियसली वो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि मेन कैशियर भी अपनी मेन कैश बुक में यही वाली जर्नल एंट्री पास करता होता है, क्योंकि उसका जो कैश होता है उसका कैश कम हो जाता है, क्योंकि पेटी कैश हमारे वाला, जो हम पेटी कैशियर है, हमारा पेटी कैश बढ़ जाता होता है। तो पहली एंट्री ये रहती है जो कि डलती है विद द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड, या फिर ये एंट्री डलती होती है अगर आगे का पीरियड है तो जितना बैलेंस अमाउंट वो हमें देता होता है, जितनी अमाउंट हमने स्पेंड करी हो उससे। उसके बाद वो खर्चे करेगा उस पर्टिकुलर पीरियड के, तो वहाँ पे जर्नल एंट्री क्या डलेगी, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस को हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और पेटी कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया होता है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। हमारा ये जो कैश होता है ये
कम होता जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे विद द पर्टिकुलर अमाउंट्स वो सारे हमने डेबिट करने हैं और पेटी कैश को हमने क्रेडिट कर देना है विद द टोटल ऑफ दोज एक्सपेंसेस। और लास्ट में क्या होता है, जितना भी हमने अमाउंट स्पेंड करी होती है वो रीइम्बर्स कर देता होता है हमें कौन, मेन कैशियर। तो फिर अब क्या करना है, फिर से ये वाली जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो रिपीट हो जाती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फिर से हमारे पास वो पेटी कैश वाले पैसे आ जाते होते हैं और हमें अच्छे से पता है हमें इसकी बैलेंसिंग भी करनी होती है। तो इसमें जो भी हमारा बैलेंस कैरी डाउन आता होता है उसको हम ब्रॉट डाउन कर देते होते हैं और बैलेंस अमाउंट हम लोग रिसीव कर लेते होते हैं, जिसके लिए जर्नल एंट्री रहती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद पहले ये देखते हैं, हमने देखा था कि अगर पेटी कैश अकाउंट बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। नॉर्मल जो लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट रहता है वही यहाँ पर बनाना होता है। मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया यहाँ पर आपने प्रॉपर फॉर्मेट ही बनाना है। तो यहाँ पर पहली जर्नल एंट्री हमारे पास होती है पेटी कैश डेबिट टू कैश। तो इन पेटी कैश अकाउंट हम लोग लिखते हैं टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट ऑफ इंप्रेस जितने भी पैसे हमने रिसीव किए होते हैं मेन कैशियर से। उसके बाद क्या होता है, ये एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश, तो हम लोग पेटी कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो इन पेटी कैश अकाउंट बाय दोज एक्सपेंसेस। तो अलग अलग से ये एक्सपेंसेस लिखने की बजाय हम लोग क्या करते होते हैं, हम लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक की वो छोटी छोटी अमाउंट्स का जो भी टोटल रहता है, जितना एक्चुअल में हमने अमाउंट स्पेंड कर दी उस पीरियड में, वो जो पूरी अमाउंट होती है वो हम यहाँ पर लिख देते होते हैं क्रेडिट साइड पर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बैलेंसिंग करते होते हैं और यहाँ पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा, जितना कैश उसके पास बचा फिर हम उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे और बैलेंस जितना उसने स्पेंड किया होता है वो फिर से मेन कैशियर उसको दे देगा, ताकि टोटल अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड उसके पास पूरा हो जाए। तो फिर से जर्नल एंट्री डलेगी पेटी कैश टू कैश, तो इन पेटी कैश टू कैश अकाउंट। तो ऐसे करके हमारा जो पेटी कैश अकाउंट होता है वो बनता होता है। और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें तो नॉर्मल ही होती है पोस्टिंग, क्योंकि उसमें हमने लिखना ही क्या होता है, एक्सपेंस में जाके लिखेंगे टू पेटी कैश विद इट्स पर्टिकुलर अमाउंट। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इस पेटी कैश बुक को बनाने के। तो पहला एडवांटेज, ओनली मटीरियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मेन कैश बुक। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, रेपिटेटिव नेचर की स्मॉल पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, ये पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं। तो मेन कैश बुक में सिर्फ मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड होती हैं। दूसरी एडवांटेज है कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस एंड मिस अप्रोप्रिएशन। जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज पेटी कैशियर को हर चीज़ के लिए एविडेंस चाहिए होता है, ऑथराइजेशन भी लेता होता है वो। तो देयर इज कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस और मिस अप्रोप्रिएशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ का उसको एविडेंस चाहिए होता है, तो कोई भी चोरी नहीं हो सकती कैश की। लास्ट जो एडवांटेज होता है वो होता है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मेन कैशियर और पेटी कैशियर भी। दोनों का टाइम और एफर्ट सेव हो जाता है, क्योंकि जो पेटी एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे पेटी कैशियर हैंडल करता है और जो मेन एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे मेन कैशियर हैंडल करता है। साथ ही में एक और चीज़ है जो हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सही कॉलम में और सही साइड पे ही आपने करेक्ट अमाउंट लिखनी है, क्योंकि कैश का भी कॉलम रहेगा, बैंक का भी कॉलम रहेगा। तो बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस रहते हैं कि कैश की जगह आप बैंक वाले कॉलम में कुछ लिख दो और बैंक की जगह कैश वाले कॉलम में लिख दो। और साथ ही में साइड का भी ध्यान रखना है कि डेबिट साइड पे लिखना है कि क्रेडिट साइड पर लिखना है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो हमने सारे टोटल लगाने होते हैं, तो चेक करना है ज़रूर कि एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स वाले जितने भी कॉलम्स हैं उनका जो टोटल लगा उनको जब आप ऐड करो उसका टोटल इस टोटल पेमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, ताकि आपको पता चले आपने कोई अमाउंट गलत तो नहीं लिख दी या कोई अमाउंट लिखना भूल तो नहीं गए। तो ये वाला समरी लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप सभी को सारी चीज़ें विद लॉजिक समझ में आ रही हो। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।